कलेक्टर साहब के बंगले पर, जहां पर वह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आती हैं जिसके सर पर एक बहुत बड़ी गठरी थी जिसमें कुछ खिलौने और कपड़े थे। वो आकर वॉचमैन से अंदर जाने के लिए बोलने लगती हैं। तभी वॉचमैन उन्हें रोकता है और उनसे पूछता है कि आपको किससे मिलना है और क्या काम है। उसके बाद वह बुजुर्ग महिला बताती हैं कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ और मैं उससे मिलने के लिए गांव से आई हूँ। अब इस बात को देखकर पहले तो वॉचमैन हैरान हो जाता है, क्योंकि उस माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके मैले कुचैले पुराने कपड़े थे और सर पर एक गठरी रखी हुई थी। उसे देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि ये उनकी माँ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें वहीं पर साहब में बैठा देता है और अंदर अपने साहब को जाकर उस महिला के बारे में बता देता है। अब जैसे ही उसने इस बात के बारे में अपने साहब को बताया था, तो उसके साहब के साथ उसकी पत्नी भी घर से बाहर आती हैं और आने के बाद जो कलेक्टर साहब हैं वह अपनी माँ को पहचानने से बिल्कुल मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आई हो। तभी उसकी माँ देखते ही समझ जाती है कि बेटा अब कामयाब हो गया है और कामयाब होने के कारण यह मुझसे बात नहीं करना चाहता है। तो इस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वह कह देती हैं कि ठीक है बेटा, मुझसे गलती हो गई है बेटा, मेरा बेटा कोई और होगा और मैं गलती से तुम्हारे पास आ गई हूँ। ऐसा कहकर वह वापस चलने लगती हैं। उधर उसका जो बेटा था वो घर के अंदर चला जाता है, लेकिन जो वॉचमैन होता है उसको अपने पास बुलाती हैं और उससे एक चिट्ठी में कुछ लिखने के लिए बोल देती हैं। वॉचमैन उस चिट्ठी को लिख देता है और वह महिला कहती हैं कि इस चिट्ठी को अपने साहब को दे देना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आखिर क्या लिखा था उस चिट्ठी के अंदर, उसके बेटे ने उसे पहचानने से क्यों मना कर दिया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी बिहार के अंदर दो पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था किशन सिंह और पत्नी का नाम था शारदा। उन लोगों की शादी को काफी दिन हो गए हैं और उन्हें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। वह लोग हर जगह पर जाया करते, जहां भी कोई बताया करता उस डॉक्टर से इलाज करवाया करते और जिस मंदिर के लिए कोई जाने के लिए बोला करता, जिस दरगाह के लिए बोला करता, तो हर जगह पर जाकर वह अपनी संतान के लिए प्रार्थना किया करते और कहा करते कि भगवान, अगर बच्चा हो गया तो उसके बाद सबसे पहले यहीं पर आएंगे। इसी तरह से समय व्यतीत होता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीता है और कुछ समय बाद अचानक से साजा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और कुछ दिनों के बाद उसे एक बच्चा होने वाला है। यह बात वह अपने पति को बताती है। उसका पति जो काफी दिनों से अपने संतान की राह देख रहा था, इसी वजह से वह शराब पीने लगा था। अब इस खुशी को देखकर वह और भी ज्यादा शराब पीने लगता है, क्योंकि अब तक वह सोच रहा था कि मुझे कोई संतान नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मुझे संतान होने वाली है तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी खुशी के कारण वह और भी ज्यादा शराब पीने लगता है और धीरे धीरे उसकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। लेकिन जैसे उसकी पत्नी की डिलीवरी का टाइम आता है तो किशन सिंह को पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने के कारण उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसके चलते 2-3 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। अब इस बात को सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर परेशान रहता है। अपनी पत्नी को
बिल्कुल भी इस बात के बारे में महसूस नहीं होने देता है। दोस्तों, धीरे धीरे डिलीवरी का समय आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है और किशन सिंह की पत्नी शारदा ने एक फूल से लड़के को जन्म दिया दिया था। अब लड़का घर के अंदर हुआ था तो उसके बाद में और भी ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। इधर जो किशन सिंह अपनी उस बीमारी को लेकर भी परेशान है, तो वह सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो बच्चा तो हो ही गया है, मेरा वंश तो चल ही जाएगा। और उसके बाद इस खुशी के मौके पर वह और भी ज्यादा शराब पीने लगता है। अब शराब की ओवरडोज होने के कारण अचानक से उसकी बीमारी और भी जोर से पकड़ लेती है और इसी कारण से उसकी अचानक से मौत हो जाती है। अब घर के अंदर दो माहौल बन गए थे, एक खुशी का था और एक गम का था। शारदा को एक बच्चा हुआ था जो कि लड़का था, लेकिन साथ में ही उसके पति की भी मौत हो चुकी थी। इस बात से शारदा बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। अब उसकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। अब वह सोच रही थी हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब इसके बाद पड़ोसी उसकी कुछ दिन तक तो मदद करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वे मदद करने से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, अब शारदा अकेली रह गई थी। उसके पति का देहांत पहले ही हो चुका था और बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। इसके बाद शारदा अपने बच्चे को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि उसके पति मजदूर थे। उसके पास कोई खेती बाड़ी तो थी ही नहीं, केवल एक गांव का ये छोटा सा घर था जो उन्हें विरासत में मिला था और इसी घर को वो शारदा के पास छोड़कर गए थे। शारदा इधर उधर दूसरों के घरों में काम किया करती, मेहनत मजदूरी किया करती और अपने बेटे को भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे उसका लड़का, जिसका नाम उसने रंजीत रखा था, रंजीत अब स्कूल में पढ़ने लगता है। वह स्कूल में पढ़ा करता, उधर उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके उसकी फीस भरा करती और ऐसे ही करके धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। उसका लड़का अब 10वीं क्लास में आ गया था और जैसे ही वह 10वीं क्लास में आता है, एक दिन उसकी माँ उसे लेने के लिए स्कूल में आती हैं। तभी वह रास्ते में चलते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप मुझे लेने के लिए मत आया करो, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ तो दूसरों के घरों के काम करती हैं और तू तो एक नौकरानी का बेटा है। क्योंकि दोस्तों, शारदा ने अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया था और उस स्कूल के अंदर जिन घरों में वो काम किया करती थी, उन घरों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। वो लोग कहते थे कि तेरी माँ तो हमारे घर पर काम करने आती है और तू उसका बेटा है और छी, तेरी माँ बहुत गंदी है। अब 15 साल के बेटे के मुंह से जैसे ही शारदा इस बात को सुनती है तो उसे पहले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, बच्चे को शायद बुरा लगा होगा, इसी वजह से इसने वैसा बोल दिया है। तो वो अपने बेटे से कहती हैं कि ठीक है बेटे, अब तू बड़ा हो गया है तो तू अब अपने आप घर आ सकता है और अपने आप स्कूल जा सकता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती हैं। पढ़ने लिखने में वह काफी ज्यादा होशियार था। कभी कभी वो रंजीत के टीचर हैं, वह शारदा को बता दिया करते थे कि आपका बेटा बहुत होनहार है और यह किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करेगा। अब इस बात को सुनकर शारदा की भी ऐसा लगता कि शायद हो न हो मेरा बेटा कोई ना कोई बड़ा अफसर बनेगा और इस कारण से वह अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, तुझे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। और दोस्तों, रंजीत भी उसकी इस बात को पूरा करता है और आगे की पढ़ाई करने के लिए
शहर जाने के लिए बोलने लगता है। कहता है कि माँ, अब मैं शहर जाऊंगा, लेकिन शहर जाने के बाद मुझे और भी ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि वहां पर पढ़ाई करने के लिए ज्यादा खर्च आएगा। तभी उसकी माँ कह देती है कि बेटा, तू पैसा की चिंता मत मत कर, मैं आज 4 घरों में काम करती हूँ तो कल 10 घरों में काम कर लिया करूंगी, लेकिन तुम्हें पैसा की कमी नहीं होने दूंगी। उसके बाद वह अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और हर महीने 12,000 उसके खर्च के लिए दे दिया करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय के साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है और ग्रेजुएशन होने के बाद वह आगे की कोचिंग करने लगता है। वहाँ अफसर बनने के लिए अब रंजीत, जो कि अपने घर के हालातों को देखते हुए बड़ा हुआ था, वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक कलेक्टर बन जाता है। अब जैसे ही रंजीत कलेक्टर बना था, तो इस बात की सबसे पहले खुशखबरी वो अपनी माँ को देता है। माँ को बताता है कि माँ, मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। अब इस बात को जैसे उसकी माँ फोन से सुनती है तो एकदम से खुशियों से भर जाती है और पूरे मोहल्ले में शोर मचाने लगती हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। लेकिन लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वह सोचते हैं कि यह बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई हैं और इसी वजह से ऐसी बातें कर रही हैं। कहाँ यह काम करने वाली, और इसका बेटा कलेक्टर कैसे बन सकता है। इसके बाद मोहल्ले वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ अम्बा बड़ी खुश होती हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उसका बेटा ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और जैसे ही वो ट्रेनिंग पर जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वहीं पर उस लड़की से शादी कर लेता है। अब जब उस लड़की के प्यार हुआ था, उसी से बातें होने लगी थी, तो उसने उस लड़की को अपने घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और उसने उस लड़की को बताया था कि मैं अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद वह कलेक्टर बन चुका था। एक जगह उसकी पोस्टिंग हो जाती है और उसकी शादी भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद वह अपनी माँ को फोन पर बताता है, लेकिन उसकी माँ जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उसने बड़े सपने सजाई हुई थी अपनी बेटे की शादी के लिए और उसके बेटे ने उसका सारा सपना एकदम से चूर चूर कर दिया था। उसके बाद वह उससे और भी बातें करती हैं। वह उसे बताता है कि माँ, यहाँ पे मैं अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास बड़ा सा बंगला है और उसके अंदर हम लोग रहा करते हैं। वह अपनी माँ को अपना एड्रेस भी बताता है कि माँ, मैं यहाँ पे रहा करता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू मुझसे मिलने के लिए कब आ रहे हो, बहू को मुझे दिखा तो दे। लेकिन उसका बेटा टाल मटोल कर देता है, कहता है कि माँ, टाइम आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी बहू के जरूर मिला दूंगा। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं तो 2-3 साल बीत गए थे और 2-3 साल बाद फिर से उसके बेटे का फोन आता है और वह कहता है कि माँ, तुम्हें पोता हुआ है और तुम्हारी बहू ने एक लड़के को जन्म दिया है। अब इस बात को सुनकर बूढ़ी अम्मा के अरमान और भी ज्यादा ढल जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसने अपने बेटे की बहू को ही नहीं देखा था और उसके बाद भी उसको एक पोता भी हो गया था। अब इस बात को सोचकर बूढ़ी अम्मा का हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो जाता है और वह बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती हैं। वह इस बार फिर से अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तू यहाँ पर कब आएगा। सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बुढ़िया बुढ़ापे में
पागल हो गई हैं और बार बार सभी से कहती है फिरती हैं कि उसका बेटा कलेक्टर बन गया है। अगर वो इतना ही बड़ा कलेक्टर होता तो इसे यहाँ से ले जाता, लेकिन इस बेचारी को यहाँ बात कौन समझाएगा। तभी उसका बेटा फिर से अपनी माँ की इस बात को टाल देता है, कहता है कि माँ, टाइम आने पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिला दूंगा। अब दोस्तों उसको पोता हो गया था और पोता होने की खुशी उसको बहुत ज्यादा थी। तो शारदा क्या करती हैं, शारदा के पास कुछ पैसे जमा थे, उन पैसों से अपने साथ लेती हैं और अपने बेटे के उस एड्रेस पर निकल देती हैं जो एड्रेस उसे उसने बताया था। पहले तो वो मार्केट जाती हैं, मार्केट से कुछ अपनी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदती हैं, अपने पोते के लिए कुछ खिलौने खरीदती हैं, कुछ मिठाइयाँ खरीदती हैं और सभी सामान की एक छोटी सी गठरी बना लेती हैं। दोस्तों वो ट्रेन पर चढ़ जाती हैं। ट्रेन पर चढ़ने के बाद उस शहर में पहुंच जाती हैं जिस शहर के बारे में उसने बेटे ने बताया था। अब उसके बाद उस जगह को ढूंढने में उसे बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उसे अपने बेटे का नाम पता था और वह यह भी पता था कि वे कलेक्टर हैं और उस एरिया का नाम भी उसे पता था। तो उसने बाद में वे एक रिक्शे वाले से उसे एरिया के बारे में पूछती हैं और अपने बेटे के नाम बताती हैं और कहती हैं कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ और मुझे उनके घर जाना है। पहले तो रिक्शा वाला भी इस बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि कलेक्टर बहुत बड़ा पद होता है और उनकी माँ ऐसे फटे हाल स्थिति में ऐसे क्यों रह रही है। लेकिन रिक्शा वाला फिर भी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कहता है। और उसके बाद वो उस माँ से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो माँ बता देती हैं अपने बेटे का एड्रेस जो भी कुछ उसे याद था। उसके बाद वे रिक्शा वाला उसे बूढ़ी अम्मा को लेकर कलेक्टर साहब के घर पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वे अम्मा को उस रिक्शा से उतार देता है, कहता है कि माँ यही है वो घर जिसके लिए तुम बोल रही थी। यहीं पर रहते हैं कलेक्टर साहब, क्योंकि बाहर नेम प्लेट भी थी और नेम प्लेट पर उसके बेटे का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद रिक्शा वाला उसे उतार कर वहां से चला जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो एक एकदम से वॉचमैन वहां पर आ जाता है और कहता है कि अम्मा आप अंदर कहाँ जा रहे हो, आपको किससे मिलना है। तो उसके बाद बूढ़ी अम्मा बताती हैं कि मुझे आपके साहब से मिलना है जो कि मेरा बेटा है, उससे कहो जाकर कि उनकी माँ आई हैं और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। उसके बाद वॉचमैन को पहले इस बात का विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, हो भी सकता है कि उनकी यह माँ हो। तो वॉचमैन घर के अंदर जाता है। घर के अंदर दोनों मियाँ बीवी बैठे थे। शाम का टाइम था और शाम के समय वॉचमैन जाकर उन्हें बताता है कि बाहर कोई बुजुर्ग महिला हुई हैं और वो आपको अपना बेटा बता रही हैं और आपसे मिलने के लिए बोल रही हैं। अब इस बात को जैसे रंजीत की पत्नी सुनती हैं तो वो एकदम से उससे कहती हैं कि तुम मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, फिर अब ये तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई हैं। लेकिन तभी रंजीत कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, चलो देखते हैं कि कौन आई है यहाँ पे। उसके बाद दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकलते हैं। रंजीत की पत्नी वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन रंजीत की माँ एकदम से कहती है कि बेटा रंजीत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तभी जो रंजीत है वह कहता है कि कौन हो तुम, तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। माँ जी अपने बेटे की कहीं और जाकर ढूंढो। अब इस बात को जैसे उसकी माँ सुनती है तो एकदम से समझ जाती हैं, क्योंकि वह अपने बेटे को अच्छी तरह से पहचानती थी और उसने पहचान लिया था कि ये उसी का बेटा है और वो
उससे मिलना नहीं चाहता है। अब उसके बाद वे अपनी बहू की तरफ देखती हैं और देखते ही कह देती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, मुझसे गलती हो गई है और शायद बुढ़ापे में अब आंखें कमजोर हो गई हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आ गई हूँ। ऐसा कहते ही जो रंजीत हैं वो अपनी पत्नी के साथ अंदर घर में चला जाता है। इधर जो बूढ़ी अम्बा थी उस वॉचमैन को बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा मेरे लिए तुम एक चिट्ठी लिख सकते हो। वो वॉचमैन कहता है कि ठीक है माँ, मैं आपके लिए चिट्ठी लिख दूंगा, बताइए क्या लिखना है। वॉचमैन अंदर से पेन और पेपर लाता है और कहता है कि माँ बताइए क्या लिखता लिखता है। वह बूढ़ी माँ उस चिट्ठी के अंदर कुछ लिखवाता है और कहती है बेटा बेटा अगर मेरा बेटा यहाँ पर पीछे आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, और अगर मेरे बारे में कुछ पूछे तो बता देना कि माँ जहाँ से आई थी वहां पर चली गई है। इस बात को सुनकर वॉचमैन उसे चिट्ठी को रख देता है, लेकिन वॉचमैन को यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि इस बूढ़ी महिला ने ऐसा क्यों लिखवाया है, क्योंकि जो बातें उस बुढ़िया महिला ने उस चिट्ठी में लिखी थी उनको सुनने के बाद वॉचमैन एकदम से परेशान हो जाता है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद उसका मालिक वहां पर आता है और आने के बाद कहता है कि मेरी माँ कहाँ गई है। तो उसने उसके बाद वॉचमैन उस चिट्ठी को उसे दे देता है और कहता है कि आपकी माँ वहीं पर गई हैं जहाँ से वो आई थी। उसके बाद रंजीत उस चिट्ठी को अपने पास रख लेता है और घर पर चला जाता है। अब घर जाने के बाद वह उस चिट्ठी को नहीं पढ़ जा पाता है। अब जैसे ही रात को सोने का समय होता है तो उसने नाइट वाले कपड़े पहन लिए थे, उन कपड़ों को उतार दिया था और उसकी पत्नी जैसे ही उन कपड़ों को संभाल कर रख रही थी तो उन कपड़ों में से वो चिट्ठी गिर जाती है। अब इसके बाद रंजीत के सामने वो चिट्ठी निकल कर गिर गई थी और उस चिट्ठी को देखते ही रंजीत को एकदम से याद आती है कि यह तो माँ की चिट्ठी है, मैंने तो इसे पढ़ा ही नहीं है। अब इसके उसके बाद तो रंजीत एकदम से हैरान सा हो जाता है। इधर उसकी पत्नी उस चिट्ठी को उठाकर पढ़ने लगती हैं। वे उस चिट्ठी को जैसे ही पढ़ती हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वह अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसा भला कैसे कर सकते हो, वो माँ है जिसने तुम्हें पाला पोसा कर बड़ा किया है और इस लायक बनाया है, और आज तुमने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। इस बात को सुनकर रंजीत एकदम से अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने स्टार्टिंग में जब तुमसे प्यार किया था तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन यह मेरी माँ है जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है। अब जब ये अचानक से यहाँ पर आ गई थी तो मैं डर गया था कि कहीं मेरा भेद भेद न खुल जाए, और इसी वजह से मैंने उन्हें पहचानने से मना कर दिया था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी है उसे बहुत ही समझाती हैं, कहती हैं कि यह अच्छी बात नहीं है, जिस माँ ने तुम्हारे लिए इतना किया उसको आज तुमने ऐसे भेज दिया, यह अच्छी बात नहीं है। पत्नी के द्वारा समझाने जाने के बाद जो रंजीत को होता है वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हैं कि मैंने आज जो भी अपनी माँ के साथ किया वो बहुत ही गलत किया है, और तभी वह फैसला लेता है कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा और जल्दी उठने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए जाऊंगा। दरअसल दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था। उस चिट्ठी में उसकी माँ ने लिखवाया था कि बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू मुझे
ही भूल जाए, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम बड़े आदमी बन गए हो और बड़े आदमी बनने के बाद अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक परिवार है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो और भगवान न करे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा करे। यह बात उस चिट्ठी में लिखा हुई थी। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह होती है और सुबह सुबह दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर सीधा उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी माँ रहा करती थी। वहां पर जाने के बाद जो रंजीत हैं वो अपनी माँ से माफी मांगती है और अपनी पत्नी को अपनी माँ से मिलाता है। इधर जो उसकी पत्नी थी वह अपनी मसाज के पैर छूती हैं और उसे माफी मांगती हैं अपने पति की हरकत के लिए और कहती हैं कि माँ, जो यह सब कुछ जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कह दिया था कि मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और अचानक मैं जब आप उनके सामने आ गई तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया था। लेकिन रात भर उन्होंने रो रो के बुरा हाल कर दिया था और कह रहे थे कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद माँ की ममता भी जाग जाती हैं और वह भी अपने बेटे को सीने से लगा लेती हैं। उसके पास जो गठरी थी उसको भी वापस ले आती हैं और उस गठरी के अंदर से साड़ियाँ और खिलौने अपने पोते के दे देती हैं, साड़ियाँ अपनी बहू को देती हैं और पूरे मोहल्ले वालों को चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि ये लो, मेरा बेटा आ गया जो कि डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन चुका है। अब उन्होंने देखने के बाद मोहल्ले वाले भी एकदम से चुपचाप हो जाते हैं और इस बात के बारे में सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया सही कहती थी, इसका बेटा तो सच में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं वो अपना माँ को भी अपने साथ ले आते हैं और वहीं पर उसे बंगले के अंदर अच्छी तरह से उसे रखा करते हैं। कलेक्टर साहब जब करने के लिए जाया करते, पीछे से उसकी पत्नी और उसकी माँ एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी तरह से घुल मिलकर रहा करती और बच्चे को धीरे धीरे बड़ा कर रही थी। तो दोस्तों, यह भी कहानी जहां पर एक कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को पहचानने से मना कर दिया था, जबकि उसकी माँ ने उस पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया था। आप क्या कहना चाहते हो कलेक्टर के बारे में? क्या कहना चाहते हो कलेक्टर की माँ के बारे में? और क्या कहना चाहते हो कलेक्टर साहब की पत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपके लिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानी में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट तक, तब तक के लिए धन्यवाद।